हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की पुस्तक का पाठ 2। पाठ 1 हो गया था जिसमें हमने संसाधनों के बारे में जाना था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 2। पाठ का नाम है भारत, कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी हम जो है ये रिवाइज करेंगे कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने देखा था संसाधन किसे कहते हैं। एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको। और संसाधनों के प्रकार देखे थे हमने। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब। और मानव निर्मित संसाधनों में घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, ये सब आते हैं, हमने देखा था। ठीक है, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में भी हमने जाना था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत कुछ देखा था, जैसे कि WHO ने 25 सितंबर 2015 को जो है सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसके बारे में भी हमने देखा था। 5P पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है भारत, कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, देखते हैं क्या है भारत में कृषि एवं सिंचाई कैसे कैसे होती है, इसको देखते हैं। आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और पास पड़ोस वालों को खेतों पर जाते देखा होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है जिसे हम कृषि कहते हैं। ठीक है, तो जो घर में आसपास पड़ोस के लोग जो व्यवसाय करते हैं आमतौर से, उसे हम कृषि कहते हैं, यहाँ पर बता रहा है। और कृषि के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं ये हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है, कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। ठीक है, कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत केवल खेती करना नहीं आता, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, ये सब मछली पालने का व्यवसाय भी कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि धान की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई। ठीक है, पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया गया होगा? तो ये कक्षा में चर्चा के लिए है बच्चों से, ताकि उनकी काल्पनिक शक्ति का भी विकास होता रहे साथ साथ। आगे देखते हैं। पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों प्रकार के जो खेती के तरीके हैं वो दर्शाया गया है। यहाँ पर खेती का पुराना तरीका जो कि बैल से किया जा रहा है, और यहाँ पर दूसरे चित्र में खेती का आधुनिक तरीका, ट्रैक्टर जो कृषि का अभी हमने बताया आधुनिक उपकरण है, इसके साथ खेती की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं उन्हें निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि को परिभाषित किया गया है यहाँ पर। निर्वाह कृषि क्या है? ऐसी खेती या पैदावार जिससे हमारी रोज़मर्रा की दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता कीजिए, आपके गांव या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाजार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों से आप कहें कक्षा में। आगे देखते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा जो स्थानीय जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उनकी जो पूर्ति के लिए जो खेती की जाती है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, फिर आगे है। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो फसल विशिष्टीकरण क्या है, ये आप देख लीजिए। फसल विशिष्टीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसी खेती करना जिसका उद्देश्य है कि उसकी जो फसल है उसे बाजार में ले जाकर बेचनी है, उसे हम व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं, और इसे ही फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बांटा गया है वो जो है उसका तरीका अलग है। खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय एवं बागाती फसलें, इसके आधार पर बांटा गया है कि जो खाने वाली हैं और जो बेचने वाली हैं और जो बागान लगा के पैदा होती हैं उसके आधार पर बांटा गया है। तो देखते हैं खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ये सब खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसे खाद्यान्न फसलें कहते हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा भी है इसमें। नकदी फसलें वे होती हैं जो है बाजार में जिनको बेचकर पैसा कमाया जाता है, उसे नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो नकदी फसल में आता है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। ठीक है, फिर आगे है एक और प्रकार पेय एवं बागाती फसलें। तो इसमें चाय है, कहवा है, रबड़, गर्म मसाले, ये सब आते हैं। ठीक है, आगे एक क्रियाकलाप दिया गया है कि अपने परिवेश में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्ग में इनकी सूची बनाइए। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य के तौर पर बच्चों को दिया जा सकता है कक्षा में। फिर आगे है, आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। पता कीजिए कि बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो अब ये जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है ये बोने और काटने के समय के आधार पर है। ठीक है, तो इसके आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो रबी की फसल में जो है इसकी विशेषता क्या है कि यह जो है जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। ठीक है, और इसमें आती हैं मुख्यतः गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई, ये सब आती हैं रबी की फसल में। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गेहूँ जो है किसकी फसल है, रबी की है या खरीफ की है, तो इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, ये सब जो है रबी की फसल है। ऑप्शन में आप इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं खरीफ की फसल। तो इसका जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ये बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। तो इसमें मुख्यतः आती हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो कई बार जो है टेट के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो है धान जो है किसकी फसल है। हाँ, मूंग और मूंगफली के बारे में भी पूछा गया है कि ये किस प्रकार की फसल है, तो रबी की है या खरीफ की। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे है जायद की फसलें। तो इनका समय क्या है वो देख लेते हैं। मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर जो है इसे प्राप्त कर लेना, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। तो इसमें मुख्यतः आती हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब्जियां, ये सब जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए अपने देश की मुख्य उपजों चावल, गेहूँ, दाल, चाय, गन्ना, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि के विषय में जानें। तो देखते हैं कि ये कहाँ पर अधिक होता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो दिया गया है वो है चावल। तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः जो है इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सब जो इलाके हैं, जो प्रदेश हैं, इन सब में मुख्य रूप से चावल उगाया जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश मुख्य हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान दें। फिर आगे है, इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए वो दिया गया है कि चावल के उत्पादन के लिए जलवायु अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। ठीक है, चावल के उत्पादन के लिए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, यहाँ आप देख लें कि भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद विश्व का कितने प्रतिशत, 22%। ठीक है, चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है याद करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिया गया है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें प्रमुख क्षेत्र जो चावल के उत्पादन के हैं उसको डार्क कलर में दिया गया है, ग्रीन कलर में। आप इसे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ये सब दर्शाया गया है जहाँ पर मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश भी है, आप इसे देख सकते हैं। आगे है, मानचित्र में चावल उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, इसे देखकर चावल उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्यों की सूची बनाइए। ठीक है, तो ये जो है दर्शा दिया गया है। आप इसके आधार पर जो है माइंड पे ये कह रहा है कि बच्चों से लिखवाएं ताकि उन्हें याद हो कि कौन सा राज्य किस तरफ पड़ता है। ठीक है, आगे है एक पॉइंट, क्या आप जानते हैं चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत में काफ़ी पुराने समय से ये इसकी खेती की जाती है। आगे है गेहूँ। तो इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में कौन कौन से हैं, उसमें उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आता है गेहूँ उत्पादक राज्यों में। फिर आता है पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र।
ठीक है। फिर इसके लिए आवश्यक जलवायु कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो इसमें है दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, पकते समय गर्मी चाहिए। ठीक है, तो ये है गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक जलवायु। फिर यहाँ पर भी एक गेहूं के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, चावल उत्पादन में भी है दूसरा, और जो है गेहूं उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो भारत में जो है सबसे पहले नंबर पर कौन सा जो है राज्य है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। आगे है यहाँ पर दिया गया है कि मानचित्र में गेहूं उत्पादक राज्य दर्शाए गए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर दर्शाया गया है मानचित्र में कि जो है कहाँ कहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ पर डार्क रेड कलर दिया गया है, और जहाँ पर कम होता है वहाँ पर थोड़ा हल्का कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला इलाका, इधर थोड़ा जो है कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है गेहूँ का। आगे है, अपने आसपास गांव या कस्बे के खेतों में चावल गेहूं की फसलें देखिए। ये फसलें कैसे उगती हैं, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये कक्षा में चर्चा के लिए है। आगे है दालें। तो दालों के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ये प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती हैं, सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती हैं ये। ठीक है, भारत के रिक्त मानचित्र पर दाल उत्पादक राज्यों को छायांकित कीजिए। ये बच्चों के लिए है। फिर है अगला पॉइंट, स्थानीय समाचार पत्र से हर सप्ताह खाद्यान्नों के बाजार भाव का अंश पढ़कर आपस में उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर आगे है गन्ना उत्पादक क्षेत्र। तो गन्ना उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है भारत में, और गेहूं में भी आता है, अभी हमने पीछे देखा। गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। फिर आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात, ये सब आते हैं। और इसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं, उपजाऊ मिट्टी और गर्म एवं नम जलवायु। ठीक है, तो गन्ना उत्पादक राज्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं चित्र में। जो है यहाँ पर कह रहा है कि भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं इस चित्र में। जो है बताइए इन राज्यों में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो इन राज्यों में जो यही जलवायु पाई जाती है मुख्यतः, उपजाऊ मिट्टी, गर्म नम जलवायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सोचिए और बताइए, आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वह किससे बनता है। ठीक है, गन्ने से बनाए जाने वाले एक और खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, तो ये तो आप जो है समझ ही गए होंगे, चीनी, गुड़, ये सब गन्ना से ही बनता है। फिर आगे है चाय। चाय उत्पादक क्षेत्र हैं असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल। और आवश्यक दशाएं कौन सी हैं इसके लिए, ये हर जगह नहीं होती, और इसका मुख्य कारण यही है कि अधिक वर्षा और गर्मी और पहाड़ी ढाल चाहिए इसके लिए, जिस पर पानी न रुके, अन्यथा जड़ें गल जाएंगी। पानी रुकने से ये जो है इसकी जड़ें जो है गल जाती हैं, यही मुख्य वजह है कि ये हर जगह नहीं होती, पहाड़ी इलाकों में होती है। ठीक है, चाय की संक्षिप्त कहानी जान लेते हैं। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे एक औषधीय पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असोम चाय की खोज कर ली थी। ठीक है, चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। ठीक है, चाय बागान किसे कहते हैं, चाय की बड़े पैमाने पर खेती। ठीक है, आगे है कहवा या काफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में देखिए और चाय या कहवा उत्पादक राज्यों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है, जो ये गुलाबी पिंक कलर का है, ये इधर का इलाका, इधर चाय होती है, और इधर जो नीचे है ये ब्लू कलर में यहाँ पर काफ़ी होती है। अब ये कह रहा है कि आप पता कीजिए और ये उन राज्यों का नाम पता करके अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, तो आप भी इसे कमेंट कीजिए जो है कि कौन से राज्य हैं यहाँ पर, देखते हैं। फिर आगे, फिर यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए मैदानी भागों में चाय की खेती क्यों नहीं होती। अभी हमने देखा पहाड़ी ढाल चाहिए, अगर पहाड़ी ढाल नहीं होगा, मैदानी भागों में की जाए तो वहाँ पर पानी रुकेगा, और पानी रुकने से इसकी जड़ें गल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपास उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं वो दिया गया है। तो उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, ये सब है कपास उत्पादन के क्षेत्र में। फिर आगे है, इसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर वर्षा अथवा सिंचाई का उचित प्रबंध, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। ठीक है, अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु, ये जूट के लिए भी चाहिए, जूट के उत्पादन के लिए भी यही जलवायु है, और ये जूट मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में होता है। ठीक है,
तो जूट जो है, ये जो ब्लैक कलर का इलाका है, इधर अधिक उत्पादन होता है, और ये जो रेड कलर है, यहाँ कपास अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों को देखिए और उन राज्यों की सूची बनाइए। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने दिखाया, ये है मुख्यतः, ये जो ब्लैक कलर है वो जूट का है, और जो रेड कलर है वो है कपास का। आगे देखते हैं, कपास हमारे किस किस काम आती है और जूट से क्या क्या बनाया जाता है। तो कपास से, जैसे आप सब जानते ही हैं, कपड़ा बनाया जाता है, और जूट से रस्सी, बोरा, है ना, टाट, ये सब बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी जानें। क्या है, राष्ट्रीय आय के बारे में दिया गया है। तो क्या है राष्ट्रीय आय, उसको देखते हैं। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल्य होती है, कुल मूल्य होती है। ठीक है, यह किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। तो क्या है राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय किसी एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य होती है। ठीक है, तो आगे है नकदी फसल के बारे में। दूसरों को उपभोग अर्थात विक्रय यानी बेचने के लिए उत्पादित फसल जिससे नकद आय की प्राप्ति होती है, उसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करता है, उसे नकदी फसल कहते हैं। अभी हमने पीछे बताया था, इसका उद्देश्य मुख्यतः जो है बेचकर पैसा कमाना होता है, तो इसी उद्देश्य से ये उगाई जाती है, इसलिए इसे नकदी फसल कहते हैं। आइए जानें, कुछ और पॉइंट दिया गया है, उसको देखते हैं। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज और खाद समय से न मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। ठीक है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं की हैं और क्या क्या उपाय किए हैं, उनको यहाँ पर बताया गया है। पहला पॉइंट है, पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। फिर दूसरा पॉइंट है, खरीद बेच हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। आगे बढ़ने से पहले सरकार की जो योजनाएं हैं वो देखने से पहले ये देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। तो राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है, ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग हो। ठीक है, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। ठीक है, तो फसलों का बीमाकरण हो गया, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना हो गया, कृषि कार्यों के लिए जो ऋण की आवश्यकता होती है किसानों को, ये सब सुनिश्चित कराना इस राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य है। और कुल मिलाकर इन सब के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना यही मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय कृषि नीति का। फिर आगे देखते हैं कि सरकार की योजनाओं में अगला पॉइंट क्या है। आने जाने व फसलों की ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया गया है। फिर अगला पॉइंट है, खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम, शीतघरों की स्थापना की गई है। फिर है, किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। फिर विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जाना। तो ये सब किया जा रहा है सरकार की तरफ से किसानों के लिए। आगे है चकबंदी। तो चकबंदी क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि आपने अपने घर या आस पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। क्या आप जानते हैं चकबंदी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पर कई तरह के जो है बताए गए हैं, बॉक्स बनाए गए हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये जो एक रंग का खाना है वो एक ही व्यक्ति का है और ये उसके बिखरे हुए खेत हैं जगह जगह। तो मान लीजिए यहाँ पे हरा हो गया, ये तो इन चारों को मिलाकर एक जगह कर दिया जाएगा। ये जो पूरी ज़मीन है, तो उसको जो है खेती करने में और जोतने में ये सब आसानी होगी, और इसे ही चकबंदी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों को सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती इन खेतों में, और साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों के दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये जो हरा वाला है, ये और ये चारों एक ही व्यक्ति के हैं। इन चारों को मिलाकर एक जगह अगर इतने में कर दिया जाएगा तो इसको जोतने में भी आसानी होगी और लागत भी इसकी कम लगेगी। तो इसलिए इसे ही एक बड़ा चक बना दिया जाता है, तो इसे ही कहते हैं चकबंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंचाई क्या है, इसको देखते हैं। क्या कभी आपने अपने घर पर गमलों या पौधों में पानी डाला है? क्या आपने किसानों को खेतों की सिंचाई करते देखा है? ऑब्वियसली देखा ही होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित व असमान है। सही बात है, हमारे भारत में कभी भी वर्षा का समय निश्चित नहीं है कि कब होगा और कितनी मात्रा में होगी।
साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। ठीक है, दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा की गई है। देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का है, इधर जो है नहरों द्वारा सिंचाई अधिक की जाती है भारत में। ठीक है, और ये जो पिंक कलर का है, इधर कुओं द्वारा सिंचाई अधिक की जाती है। ठीक है, तो ये जो है सिंचाई के क्षेत्र दिए गए हैं कि किधर किस तरह से सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण के पठारी भागों में तालाब द्वारा सिंचाई अधिक होती है। फिर आगे है उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। अपने देश में सिंचाई के साधनों का वितरण यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं। कुआं तथा नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद नहर द्वारा होती है सबसे ज़्यादा सिंचाई, फिर उसके बाद जो है तालाब और अन्य संसाधनों से की जाती है। आगे है क्रियाकलाप कि अपने गाँव के आसपास के खेतों में किस नहर से सिंचाई के लिए पानी आ रहा है उसका नाम बता कीजिए। फिर आगे है ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में। तो ये क्या है इसको देखते हैं। ये दो पद्धतियां हैं छिड़काव करने की सिंचाई की। ये सामान्यतः बागाती फसलों जैसे फल फूल साग भाजी आदि की सिंचाई जो है टपक पद्धति द्वारा की जाती है, यानी टपक यानी ड्रिप पद्धति द्वारा। जबकि खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर द्वारा की जाती है। ये दोनों पद्धतियां भारत में, ये स्प्रिंकलर पद्धति है आप देखिए, और जो ड्रिप है वो जो है बूंद बूंद करके होती है। ठीक है, यहाँ पर फोटो नहीं दी गई है लेकिन एक दूसरी बुक में दी गई है। हम जब उस पार्ट को पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे वो ड्रिप पद्धति। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंकलर पद्धति का छिड़काव दिखाया गया है। तो ये देखिए स्प्रिंकलर जो है वो किन फसलों की होती है स्प्रिंकलर पद्धति से, तो गेहूँ मटर इत्यादि ये सब जो है स्प्रिंकलर पद्धति से इसकी सिंचाई की जाती है। और बागानी फसलें जैसे फल फूल साग भाजी ये सब ड्रिप पद्धति से इसकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे है हरित क्रांति के बारे में। तो इसको देखते हैं। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गेट ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरित क्रांति के बारे में अक्सर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन ही है, लेकिन नहीं, सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, भारत में उपयोग नहीं पूछ रहा है। भारत में तो डॉक्टर स्वामीनाथन ही थे, लेकिन जो है यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर बता रहा है हमें हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये डॉक्टर विलियम गेट ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर आगे है हरित क्रांति के बारे में बताया गया है। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज खाद सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, भारत में यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है हरित क्रांति की कुछ मुख्य बातें, देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती सोनारा कल्याण सोना हीरा ये सब ध्यान दीजिएगा, गेहूं की उन्नत किस्में हैं, गेहूं की जो है प्रजातियां हैं विभिन्न, उसके बारे में बता रहा है। सरबती सोनारा कल्याण सोना हीरा। और धान की किस्मों जैसे IR ताइचुंग 65 जया पद्मा पंकज जमुना साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धान की कुछ किस्में और गेहूं की दी गई हैं। ठीक है, फिर हरित क्रांति का में जो है दूसरा पॉइंट क्या है? रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट यूरिया सुपर फास्फेट पोटेशियम सल्फेट डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद हरी खाद जिसमें सनई ढांचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। फिर अगला पॉइंट है रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। फिर एक पॉइंट है कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर थ्रेसर आदि का प्रयोग करना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है फसलों को सिंचाई के लिए नलकूप जो है नहरों या तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। तो ये सब हरित क्रांति की मुख्य बातें हैं। इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति है। ठीक है, इन सब का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना ही है। फिर आगे है खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम है। ये सब खाद जो इस्तेमाल की जाती हैं यही सब जो है बीमारियों का अधिकतर बीमारियों का कारण बन रही हैं हमारे।
और देखिए यहाँ पर हरित क्रांति का दूसरा पहलू दिया गया है, इसको देखते हैं। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित करता है। डीडीटी का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंच जाता है। इसमें ऐसे कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अभी हमने बताया कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं, वो इसी कारण से लग रही हैं, ये सब जो खाद डाली जाती है खेतों में। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए ये सब डालना भी अब आवश्यक ही हो गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि डीडीटी जैसे है, तो इसका प्रयोग जब किया जाता है तो वो चारे के माध्यम से गाय तक पहुँचती है। गाय को जब चारा डालते हैं तो उसके माध्यम से गाय तक पहुँचती है, फिर गाय के दूध से हम तक आ जाती है। ठीक है, गाय का दूध जब हम पीते हैं तो वो हम तक भी पहुँच जाती है। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया हरित क्रांति का दूसरा पहलू। तो ये था पार्ट 2। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे भारत की खनिज संपदा के बारे में। खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं मुख्यतः पाए जाते हैं भारत में, उन सब के बारे में, और कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, ये सब देखेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।